Hello, everybody. Good morning, good afternoon, and good evening. My name is Vishwadeep, and I welcome you all on Unacademy platform and Unacademy Computer Science YouTube channel for unlimited learning. आज के इस सेशन में हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि हैं गेट के पीवाईक्यूज और कुछ ऐसे क्वेश्चंस में निकाल के लाया हूं जो कि इसरो की एग्जाम में पूछे गए हैं जो गेट के क्वेश्चन एग्जैक्टली नहीं है या है भी तो उनसे मिलते जुलते हैं, उन्हें भी आज हम सॉल्व करने वाले हैं इस पर्टिकुलर सेशन में। तो चलिए आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और ये जो सेशन है इसमें हम ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ओके, क्वेश्चन होंगे सीओए के। तो चलिए आइए स्टार्ट करें सेशन को। अगर आप लोग इस सेशन को अनअकैडमी की फ्री स्पेशल क्लास पर देख रहे हैं तो आप लोग यहाँ से इसके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप स्पेशल क्लास पर देखकर बाद में भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। एक बहुत अच्छा ऑफर अनअकैडमी आपको दे रहा है अगर आपने गेट 2023 लिखा है इसके पहले, या फिर अगर आपने कभी गेट के लिए ड्रॉप लिया भी, या फिर आप कॉलेज टॉपर हैं अपनी इंजीनियरिंग के, या फिर आपका कॉलेज 50 एनआईआरएफ कॉलेजेस में से एक है, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के लिए। कितना? अप टू 100%। तो आप क्या कीजिए, ये स्कैन कीजिए क्यूआर कोड, और आप इस क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद में आपको एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म आप फिलअप कर लीजिए। जैसे ही आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको अवेलेबल हो जाएगी स्कॉलरशिप कोड, जो आपको आपके सारे भी डॉक्यूमेंट्स जो भी आप डिटेल देंगे उसे वेरीफाई करने के बाद आपको मिल जाएगा। चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का ये सेशन जो है हम इमीडिएटली स्टार्ट करते हैं सेशन को, और उसके पहले आप सब लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप सब लोग रेडी हैं? अगर आप सब लोग रेडी हैं सेशन के लिए तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए यू गाइस आर रेडी। फिर स्टार्ट करते हैं ये सेशन। ओके, फाइन फाइन फाइन, चलिए। ओके, तो आज का ये रहा आपका पहला प्रश्न। हम कल तक डिस्क के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। मैं बता देता हूं क्या क्या हमने सॉल्व कर लिया है। कैश के क्वेश्चन हो गए, पाइपलाइन के क्वेश्चन हो गए, फिर हमने डिस्क के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एड्रेसिंग मोड्स के क्वेश्चंस एंड इंस्ट्रक्शंस के क्वेश्चंस। चलिए, ओके, ये रहा आज का पहला सवाल। बताइए। हाँ जी, क्या है इसका उत्तर? जल्दी से बताइए। द मोस्ट रिलेवेंट एड्रेसिंग मोड टू राइट पोजीशन इंडिपेंडेंट कोड। एक एड्रेसिंग मोड होता है जिसे हम पोजीशन इंडिपेंडेंट मोड भी कहते हैं, और वो है रिलेटिव मोड। सी ऑप्शन इज करेक्ट। रिलेटिव मोड का नाम ही होता है पोजीशन इंडिपेंडेंट मोड। तो अगर आप लोग पीसी रिलेटिव या फिर रिलेटिव मोड लिखेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। अनदर क्वेश्चन काइंड ऑफ सेम अगेन। चलिए, ये रहा क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा, फिर से वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है ये।
क्या है? रिलेटिव मोड ऑफ एड्रेसिंग इज मोस्ट रेलेवेंट टू राइट पोजीशन इंडिपेंडेंट कोड। वैसा का वैसा ही क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, इसरो की एग्जाम में भी आया है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, फिर से थोड़ा डिफरेंट बट थ्योरेटिकली एड्रेसिंग मोड से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। हाँ जी, इसको सॉल्व कीजिए। क्या आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेसिंग मोड्स परमिट रीलोकेशन विदाउट एनी चेंज इन द कोड? आपको इंस्ट्रक्शन ना बदलना पड़े और फिर भी आप रीलोकेट कर दो, ऐसा कौन सा एड्रेसिंग मोड है? तो आज आपके आंसर आने चाहिए यहां पे दो। कौन से? बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड और पीसी रिलेटिव मोड। ये दोनों ऐसे एड्रेसिंग मोड हैं जो रीलोकेशन अलाउ कर देंगे और आपको कोई भी क्या नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, कोई भी इंस्ट्रक्शन में बदलाव या कोड में बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप ये आंसर लगाएंगे बेस रजिस्टर मोड और पीसी रिलेटिव मोड। इसीलिए तो इन्हें पीसी रिलेटिव मोड को क्या कहा गया है? पोजीशन इंडिपेंडेंट, कि किसी पोजीशन पे भी रखो, पोजीशन चेंज भी कर दो तो कोड वैसा ही चलेगा। इसलिए ये एड्रेसिंग मोड में लोकेशन चेंज करने पे भी कोड में चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला प्रश्न है ये रहा आपके स्क्रीन पर, जल्दी से इसका उत्तर दीजिए आप लोग। कहां पे किस चीज के लिए क्या यूज होगा? बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। हाँ जी, मोस्ट एप्रोप्रिएट मैचिंग, ये 3 एड्रेसिंग मोड्स हैं और कौन से एड्रेसिंग मोड किस चीज के लिए यूज होते हैं? इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड पॉइंटर के लिए यूज होता है। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड कांस्टेंट के लिए, कि हम कांस्टेंट वैल्यू ही इंस्ट्रक्शन में डाल दें। और लास्ट में है ऑटो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मोड, जो कि लूप के लिए यूज होते हैं। तो आ जाएगा x2 y3 y3 एंड z1। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सी इज करेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड जो है पॉइंटर के लिए, इमीडिएट मोड में हम कांस्टेंट दे सकते हैं और ऑटो इंक्रीमेंट मोड डिक्रीमेंट मोड लूप के लिए यूज में आएंगे, कि लूप में हम एरे को एक्सेस कर ले इंक्रीमेंट करते हुए या डिक्रीमेंट करते हुए। चलिए अगला प्रश्न देखो जरा, अगेन काइंड ऑफ सिमिलर क्वेश्चन है। हाँ जी, क्या आंसर आना चाहिए? इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड पॉइंटर के लिए यूज में आना चाहिए। इंडेक्स्ड मोड एरे इंप्लीमेंटेशन के लिए। बेस रजिस्टर मोड राइटिंग रीलोकेटेबल कोड, ये रहा।
राइटिंग रिलोकेटेबल कोड, बेस रजिस्टर मोड। अब इनडायरेक्ट मोड जो है, एरे एज पैरामीटर अगर आप पास करना चाहते हो तो इनडायरेक्ट मोड यूज हो जाएगा। हाँ जी, क्यों? क्योंकि आप एरे एज पैरामीटर अगर पास करते हो तो आपको क्या भेजना पड़ता है? बेस एड्रेस। बेस एड्रेस को कैच करने के लिए चाहिए पॉइंटर, तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग इसके लिए यूज हो जाएगा। और इंडेक्स एड्रेसिंग तो एरे के लिए एक्सेस होता है। तो एक्स का आ जाएगा 3, वाई का आ जाएगा 1, x3 y1 z2, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, दुर्गा जी और रोशन जी दोनों ने आंसर करेक्ट दे दिया है। अगली बार अगला आंसर देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इजी इजी क्वेश्चन है, और ये ऐसे क्वेश्चन जो हैं पूछे गए हैं आपकी एग्जाम में, इसलिए फटाफट इनको सॉल्व कर रहे हैं हम क्विकली क्विकली। बहुत इजी इजी क्वेश्चंस हैं ये, थ्योरेटिकल। ए ऑप्शन देखिए क्या कहता है, एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड। एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड इज नथिंग बट डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट मोड, डायरेक्ट मोड या एब्सोल्यूट मोड एक ही होता है। द ऑपरेंड इज इनसाइड इंस्ट्रक्शन, ऑपरेंड इनसाइड इंस्ट्रक्शन नहीं होता है। एब्सोल्यूट मोड में इंस्ट्रक्शन के अंदर होता है एक एड्रेस पार्ट, इस एड्रेस पार्ट में रहता है एड्रेस ऑफ ऑपरेंड, इफेक्टिव एड्रेस जिसे कहते हैं। उस एड्रेस पे आप मेमोरी को एक्सेस करने जाओगे तो आपको ऑपरेंड मिलेगा। दैट इज दिस absolute mode. Address of the operand is inside instruction, address of operand is in inside instruction, yes. The register containing address of operand is specified, नहीं, रजिस्टर का तो कोई सेंस ही नहीं बनता यहाँ। लोकेशन ऑफ ऑपरेंड इज इम्प्लिसिट, नहीं, ये होता है इम्प्लिसिट इम्प्लाइड मोड में। ये होता है रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड में, कि यहाँ पे रजिस्टर स्पेसिफाई होगा इंस्ट्रक्शन के अंदर, उस रजिस्टर पे जाएंगे तो इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा। दैट इज रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड। ऑपरेंड इज इनसाइड इंस्ट्रक्शन, पहला ऑप्शन बोलता है ये इमीडिएट मोड में होगा। किस में होगा? इमीडिएट मोड में। ठीक है, चलिए आगे। ये रहा अनदर क्वेश्चन, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था। करंटली स्टडिंग इन फोर्थ ईयर, कैन आई अप्लाई फॉर इसरो एग्जाम? बेटा एग्जाम की डेट जो अप्लाई करने की थी वो निकल चुकी है। अगेन थोड़ी देर पहले ही देखा था ये। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेसिंग मोड्स आर सुटेबल फॉर प्रोग्राम रिलोकेशन एट रन टाइम? प्रोग्राम को अगर रिलोकेट करा दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिलेटिव मोड और बेस एड्रेसिंग, सेकेंड एंड थर्ड, ऑप्शन सी इज करेक्ट जी। अगला प्रश्न ये रहा, अगेन काइंड ऑफ सिमिलर टाइप क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। अभी तो बेटा नहीं,
कोई ऐसा सच एग्जाम नहीं है। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, दो लोगों के आंसर आए हैं, बाकी लोग मैच ईच ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज स्टेटमेंट गिवन लेफ्ट साइड मोस्ट नेचुरल एड्रेसिंग मोड। चलिए यहां पे है ओनली एरे एक्सेस। ओनली एरे एक्सेस अगर आप करते हैं इंडेक्स मोड से मैप हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, यहां पे एक वाइल लूप है और इसमें स्टार का प्लस प्लस है, पॉइंटर प्लस प्लस है। ऑटो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मोड से कहीं ना कहीं रिलेट कर सकता है लूप के अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इंटीजर टेम्प इक्वल्स टू स्टार एक्स, ये क्या है? क्या इनडायरेक्ट एड्रेसिंग पॉइंटर के थ्रू हो जाएगा? जी हाँ, ये आई गेस पॉइंटर है तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग आ जाएगा। 1 का बी, 2 का सी, 1 का बी, 2 का सी, 3 का ए, ऑप्शन सी इज करेक्ट। मुझे लगता है ये थोड़ा कहीं ना कहीं और सुधार होना चाहिए स्टेटमेंट को, कहीं ओके दिख रहा है बट फिर भी स्टार दिखा मुझे, तो हम आंसर उसकी तरफ चले गए, है ना। चलिए एनीवे आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। Which of the following statements about relative addressing mode is false? Relative addressing mode के लिए कौन सा स्टेटमेंट false है? ए डी अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, चलिए देखते हैं। क्या है? इट इनेबल्स रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन साइज। क्या पीसी रिलेटिव मोड की वजह से साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन रिड्यूस हो जाता है? यस। कैसे? अगर आप इंस्ट्रक्शन के अंदर यहां पे डायरेक्टली टारगेट एड्रेस देंगे तो एड्रेस बहुत बड़ा होता है, मेमोरी का एड्रेस जो टारगेट होता है वो बहुत बड़ा होता है। अगर आप रिलेटिव लोकेशंस देंगे कि आप यहां से 4 लोकेशन जंप कर जाओ या 10 लोकेशन जंप कर जाओ या 25 लोकेशन जंप कर जाओ, तो वो छोटा होता है। तो टारगेट एड्रेस की जगह पे आप क्या करो, यहां पे अगर ऑफसेट दीजिएगा जो कि रिलेटिव लोकेशंस हैं, तो कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शन की साइज छोटी हो जाती है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, फॉल्स नहीं है। इट अलाउस इंडेक्सिंग ऑफ एरे एलिमेंट विद सेम इंस्ट्रक्शन, हो सकता है, पता नहीं, देखते हैं। सी इट इनेबल्स इजी रिलोकेशन ऑफ डेटा, ये तो कंफर्म करेक्ट है कि ट्रू ही है। डी इट इनेबल्स फास्टर एड्रेस कैलकुलेशन देन एब्सोल्यूट एड्रेसिंग, नहीं ये तो बिल्कुल फॉल्स है। ये तो 100% फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि एब्सोल्यूट एड्रेसिंग में टारगेट एड्रेस या आप कह सकते हैं एड्रेस यहीं पे रहता है, एड्रेस यहीं पे रहता है। इसमें आपके पास टारगेट एड्रेस मिलता नहीं है, आपको पहले पीसी की वैल्यू जो कि प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू है उससे एडिशन करना पड़ता है ऑफसेट को। तो इसका मतलब है कि डी तो 100% फॉल्स है, इसलिए हम डी की तरफ जाएंगे और आंसर डी को करेक्ट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शन साइज डिपेंड्स ऑन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, बिल्कुल इंस्ट्रक्शन साइज डिपेंड करती है, बट अगर आपने रिलेटिव एड्रेसिंग मोड रखा किसी ब्रांच इंस्ट्रक्शन के लिए रादर देन डायरेक्ट डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन मोड जो रहता है वो, तो आपको ये रिलेटिव एड्रेसिंग जो है उससे भी इंस्ट्रक्शन की लेंथ छोटी हो सकती है। मुझे ब्रांच इंस्ट्रक्शन बनाना है तभी तो रिलेटिव मोड आया, है ना, और उसमें मुझे डायरेक्ट कोई एड्रेस ना डालते हुए रिलेटिव एड्रेस डालना है, उसकी वजह से ये इंस्ट्रक्शन लेंथ छोटी होगी। इंस्ट्रक्शन की साइज बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है, वन ऑफ द थिंग इज इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ऑल्सो। ये देखो जरा अगला प्रश्न।
बताओ भाई, इसका आंसर बताओ। डी और डी। क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू ऑफ ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड? अगर ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड है तो इनमें से क्या ट्रू है? इट इज यूजफुल इन क्रिएटिंग सेल्फ रीलोकेटिंग कोड। रीलोकेटिंग कोड का मतलब होता है जो कोड रीलोकेट हो सके। सेल्फ रीलोकेटिंग मतलब जो अपने आप को रीलोकेट कर दे। ऐसा कोई भी प्रोग्राम सही नहीं है जो अपने आप को रीलोकेट करा दे, क्योंकि रीलोकेशन प्रोग्राम अपनी मर्जी से नहीं करता, ओएस कराता है उसे। अगर वो मेन मेमोरी के अंदर रखा है कोई प्रोग्राम, तो उसे रिलोकेट ओएस करता है। किस मेमोरी में वो कब रहेगा, कहां रहेगा, ये ओएस डिसाइड करता है, खुद डिसाइड नहीं कर सकते। तो ये तो गया, फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ही खराब हो गया। इफ इट इज इंक्लूडेड इन इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, मतलब कि अगर इसको आर्किटेक्चर में इंक्लूड किया ऑटो इंक्रीमेंट मोड को, देन एन एडिशनल एएलयू इज रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशन। अलग से एक और एएलयू लगेगा। क्यों लगेगा? जो एएलयू है उसी से एडिशन करा लो ना। इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट कराने के लिए जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एएलयू है उसी से काम करा लो, एक नया हार्डवेयर लगाने की क्या जरूरत है? ये तो वही बात हो गई कि सर पापा से बोल रहे हो, पापा मेरे को 2 घंटे के लिए अपने दोस्त के यहां जाना है तो मुझे एक नई बाइक दिला दो, सिर्फ एक बार काम करने के लिए। यार ये क्या बात हुई? अब पापा की जो बाइक है उसी को यूज कर लो, काम खत्म। तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग हमारे पास एएलयू है वो काम आ जाएगा। हाँ, एएलयू का यूज लगेगा ऑफ कोर्स, बट नया हार्डवेयर थोड़ी लगेगा। स्टेटमेंट अगर ऐसा होता, इफ इट इज इंक्लूडेड इन इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर देन एडिशनल एएलयू साइकिल और ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशन, हाँ बिल्कुल सच होता कि अलग से एएलयू का ऑपरेशन लगेगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने के लिए, बट नया हार्डवेयर थोड़ी लगेगा। ठीक है, तो ये तो गया। सेल्फ रीलोकेटिंग कोड किसी ने पूछा है यार, रीलोकेशन का मतलब होता है कि मेन मेमोरी में जो प्रोग्राम रखा है कहीं किसी एड्रेस से किसी एड्रेस पे, उसका रीलोकेशन करा दो, कहीं और जगह पे डाल दो। ये ओएस करता है, अपने आप से प्रोसेस खुद से थोड़ी कर पाती। प्रोग्राम अपने आप को रिलोकेट थोड़ी करा पाएगा। तो अपने आप का रिलोकेशन कराने के लिए ये कोड लिखा जाएगा या ये मोड यूज होगा, ऐसा होता ही नहीं। द अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ डेटा आइटम एक्सेस, ये तो ट्रू है। ये मैंने क्लास में भी बताया था एक्सप्लेन करते वक्त कि इंस्ट्रक्शंस, सॉरी, आपके पास यहाँ पे ऑपरेंड रखे हुए लाइन से बहुत सारे, अगर एक एक ऑपरेंड दो दो बाइट पे रखा हुआ है तो जो रजिस्टर में पहला एड्रेस था उसमें आप +2 करते हैं तब जाके आपको दूसरा नेक्स्ट वाला एड्रेस मिलता है। तो ऑफ कोर्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो होता है वो साइज ऑफ डेटा आइटम के बेसिस पे ही होता है। ओनली सी इज करेक्ट, दिस वन इज करेक्ट। अगला प्रश्न एक न्यूमेरिकल है, बट ये क्वेश्चन जो है वो आ चुका है पेपर में आपके इसरो की एग्जाम में। करो करो करो, सॉल्व करो, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का।
चलिए क्या है क्वेश्चन, समझते हैं इसको। मशीन हैज 32 बिट आर्किटेक्चर। इस लाइन का मैं मतलब बताता हूं कि इस मशीन में जो सीपीयू है ना, उसमें है एएलयू, और ये एएलयू जो है वो दो इनपुट ले सकता है एक साथ 32 बिट के, 32 बिट के, 32 बिट के दो इनपुट ये एएलयू एक साथ लेके उन पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बहुत कुछ करा सकता है। और यही से आपको सीपीयू का एक वर्ड का साइज भी मिलेगा। ये है वर्ड का साइज। एक वर्ड का साइज क्या है? 32 बिट का। विद वन वर्ड लॉन्ग इंस्ट्रक्शन, एक इंस्ट्रक्शन अगर वन वर्ड का है मतलब वही 32 बिट्स का है। 64 registers it has, each of which is 32 bits long. It needs to support 45 instructions. अगर 45 इंस्ट्रक्शन सपोर्टेड हैं तो ऑपकोड कितनी बिट का आना चाहिए कि आपको 45 डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेंड कोड मिल जाए? आना चाहिए 6 बिट का। 6 बिट से आप 45 कॉम्बिनेशन बना सकते हो, विच हैव इमीडिएट ऑपरेंड इन एडिशन टू 2 रजिस्टर ऑपरेंड्स। तो आपके पास 45 इंस्ट्रक्शंस हैं और हर एक इंस्ट्रक्शन में आपको क्या मिलेगा? ऑफ कोर्स ऑपकोड तो मिलेगा जो कि मैंडेटरी पार्ट है। इसके अलावा इन्होंने बोला एक इमीडिएट ऑपरेंड है इन एडिशन टू 2 रजिस्टर ऑपरेंड्स, तो 2 रजिस्टर ऑपरेंड भी रहेंगे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में। ये बना दिया हमने इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि 6 बिट तो ऑपकोड में आ गई, और यहां से 64 रजिस्टर्स अगर हैं तो रजिस्टर का जो रेफरेंस आएगा वो 6 बिट का आना चाहिए। 64 के लिए 2 पावर 6 इज 64, तो 6 बिट के ये आ गए। पूरा इंस्ट्रक्शन हमने ऊपर निकाल लिया था 32 बिट का है, तो यहां से इमीडिएट ऑपरेंड जो है उसमें क्या मिल जाएगा? इसमें कितनी बिट्स हैं वो मिल जाएगा। 32 में से 18 गए, 14 बिट्स मिली। 14 बिट्स इमीडिएट ऑपरेंड के लिए मिल गई। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है आगे? इमीडिएट ऑपरेंड इज एन अनसाइंड इंटीजर। ये है अनसाइंड इंटीजर। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इमीडिएट ऑपरेंड इज, अगर आपके पास अनसाइंड इंटीजर है तो n बिट के साथ विद n बिट्स अनसाइंड इंटीजर की रेंज आती है, रेंज ऑफ अनसाइंड int जो है वो है 0 टू 2 पावर n-1 पॉजिटिव का, क्योंकि साइन तो है ही नहीं यहां पे। अब n बिट हमारे पास 14 है यहां पे, तो 14 के लिए क्या आंसर आ जाएगा? 14 के लिए जो आंसर आएगा 2 पावर 14-1। 2 पावर 14 होता है 16,384। अरे क्या लिख रहे हैं हम? 16,384 minus 1, answer is 16,383. That is the answer. चलिए, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न बहुत आसान है। करो 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 करो। एक ही आंसर आया अभी तक, 2 आंसर आया अभी तक। ये जो क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं ना, इनमें से आधे से ज्यादा क्वेश्चन जो हैं वो आपके रिपीटेड हैं, मतलब एज इट इज इसरो के एग्जाम में आ गए हैं या आने वाले हैं, बस समझ लो आने ही वाले। एज इट इज बिना ऑप्शन चेंज करे देते हैं उठा के। For computer based on 3 address instruction format, each address field can be used to specify. अगर आपके पास इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस हैं तो यहाँ पे एड्रेस 1, 2, 3 एड्रेस आप स्पेसिफाई कर सकते हो। इन 3 एड्रेस में आप क्या डाल सकते हो, ये है क्वेश्चन।
मेमोरी ऑपरेंड, क्या मेमोरी ऑपरेंड की इंफॉर्मेशन डाल सकते हो? यस। प्रोसेसर रजिस्टर, किसी रजिस्टर की इंफॉर्मेशन डाल सकते हो? यस। इंप्लाइड एक्यूमुलेटर रजिस्टर नहीं, किसी भी स्पेशल पर्पस रजिस्टर का जिक्र यहां कभी भी नहीं होता है, तभी तो यहां पे इंप्लाइड लिखा है। तो आंसर क्या आएगा? ईदर S1 और S2, ए ऑप्शन इज करेक्ट। गेट 2015 का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है यार, इतना आसान। बस पता होना चाहिए कि यहां पे एड्रेसेस जो होते हैं इनमें कभी भी कोई भी क्या नहीं आता है, इंप्लाइड या स्पेशल पर्पस रजिस्टर नहीं आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बताओ। 500 500 500। ओके, चलिए देखते हैं क्या है। कंसीडर अ प्रोसेसर विद 64 रजिस्टर्स एंड इन इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ साइज 12। सेट का मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम में जो इंस्ट्रक्शंस हैं, टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन सपोर्टेड हैं इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर में, वो है 12। अगर 12 नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन सपोर्टेड हैं तो यहां से ऑपकोड कितनी बिट का आएगा? 12 अलग अलग ऑपकोड कॉम्बिनेशन बनाने के लिए कितनी बिट चाहिए ऑपकोड में? 4 बिट से कम में काम नहीं चलेगा, 3 में 8 ही कॉम्बिनेशन बन पाएंगे। ईच इंस्ट्रक्शन हैज 5 डिस्टिंक्ट फील्ड, हर एक इंस्ट्रक्शन में 5 फील्ड है। क्या है? ऑपकोड है, फिर 2 सोर्स रजिस्टर आइडेंटिफायर्स, तो रजिस्टर 1 और रजिस्टर 2 जो है वो सोर्स के लिए है। फिर 1 डेस्टिनेशन रजिस्टर आइडेंटिफायर, एक और रजिस्टर का नंबर जो कि डेस्टिनेशन के लिए यूज होगा, मतलब जहां पे ऑपरेंड का रिजल्ट स्टोर होगा। एंड 12 बिट इमीडिएट वैल्यू, एक इमीडिएट वैल्यू 12 बिट का। ये 5 फील्ड है। अब ऑपकोड हमने निकाल लिया 4 बिट का। रजिस्टर्स कितनी बिट के हैं? 64 रजिस्टर्स के लिए 6 6 और 6। टोटल इंस्ट्रक्शन का लेंथ आया 6 3 18 और 12 30 और 4 34, 34 बिट का। 34 बिट का पूरा इंस्ट्रक्शन आया। क्वेश्चन आगे क्या कहता है? आगे कहता है ईच इंस्ट्रक्शन मस्ट बी स्टोर्ड इन मेमोरी इन बाइट अलाइंड फैशन। इंस्ट्रक्शन को आपको स्टोर करना है बाइट अलाइंड फैशन में। बाइट अलाइंड फैशन में मतलब कि मेमोरी में बाइट बाय बाइट स्टोर होना चाहिए। तो एक बाइट यहां पे स्टोर करोगे, फिर अगली बाइट, फिर अगली बाइट, अगली बाइट, ऐसे आप इंस्ट्रक्शन स्टोर करोगे। एक बाइट में कितना बिट होता है रे? बताओ सांबा, कितना बिट होता है? 8 8। तो 34 इंस्ट्रक्शंस की 8 8 8 8 ऐसे करते करते आपको कितने लोकेशंस लगेंगे ताकि 34 बिट का एक इंस्ट्रक्शन स्टोर हो जाए? 8 यहां, 8 यहां, 8 यहां, 8 यहां, 32 तो हो गई और 2 यहां। ऐसे आपके पास कितनी लोकेशंस लगेंगी? 5 5 लोकेशंस लगी, 5 बाइट्स टोटल लगा। सर आप बोलोगे सर ये 2 ही क्यों, यहां पे बची हुई 6 बिट का क्या करेंगे? ये काम नहीं आएगी, ये काम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि क्योंकि
इस पर्टिकुलर एक एड्रेस पे आप एक बाइट रख सकते हो एक ही इंस्ट्रक्शन की। अगर दूसरा इंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है तो अगले एड्रेस से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। क्यों? कंफ्यूज हो जाएगा मेरा सीपीयू, कंफ्यूज या जाएगा कि ये कितनी बिट किस इंस्ट्रक्शन की है, उसको सीपीयू को थोड़ी पता है, वो तो फेच करता है, रन करता है। तो फिर यहाँ पे क्या समझ में आना चाहिए, यहाँ पे ये कि अगला इंस्ट्रक्शन अगले एड्रेस से, तो एक इंस्ट्रक्शन के लिए 5 बाइट। फिर अगर प्रोग्राम में ऐसे 100 इंस्ट्रक्शंस है तो कितनी बाइट्स? 100 इंटू 5, 100 इंटू 5, 500 बाइट्स लगेंगी। दैट इज द आंसर। अरे वाह, बढ़िया है। तो ये देखिए अगला प्रश्न। ये क्वेश्चन इसरो की एग्जाम में 2017 में आया, गेट में 2011 में आया। एज इट इज, सेम टू सेम आपके सामने ही लिखा है। बोलिए जी, और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को। दो आंसर आए हैं अभी तक, बाकी लोगों के आंसर्स का हम वेट कर रहा है। उत्तर देगा तुम तो हम आगे बढ़ेगा, डिस्कस करेगा। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्व करो, ट्राई करो। आई एम स्टैंडिंग हियर ओनली। बस दो ही आंसर है, और किसी का कोई आंसर नहीं है? सर डू यू हैव एनी टेलीग्राम ग्रुप फॉर प्लस स्टूडेंट? यस बेटा, बिल्कुल है। ये आईडी है, इस पे मैसेज करो VDEEP10, VDEEP10, इस पे कि विश्वदीप सर के टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड किया जाए, हमें कर देंगे। ठीक है, चलो। ओके 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 ओके, क्वेश्चन 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 सॉल्व करते। कंसीडर एन इंस्ट्रक्शन ऑफ टाइप दिस, ये है इंस्ट्रक्शन LW R1, 20 of R2, which during execution reads a 32-bit word from memory। अगर इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया तो ये मेमोरी से 32 बिट का वर्ड मेमोरी से रीड करता है, और क्या लिखा है आगे, स्टोर्स इट इन 32 बिट रजिस्टर इन R1, इसको स्टोर करता है रजिस्टर R1 में। मतलब डेटा ट्रांसफर कर रहा है ये मेमोरी से रजिस्टर में। द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन इज ऑब्टेन्ड बाय
मेमोरी का इफेक्टिव एड्रेस, ऑफ कोर्स पूरी मेमोरी से एक वर्ड उठाना है तो कौन से एड्रेस से उठाना है, इसका इफेक्टिव एड्रेस चाहिए। वो कहां से मिलेगा? वो मिलेगा ये एडिंग अ कांस्टेंट 20 एंड कंटेंट ऑफ रजिस्टर R2। तो इफेक्टिव एड्रेस कैसे मिला? मेमोरी का 20 प्लस R2 रजिस्टर का कंटेंट ऐड करके मिला। फिर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द सोर्स ऑपरेंड। इनमें से क्या सोर्स ऑपरेंड को रिफ्लेक्ट करता है? सोर्स ऑपरेंड का एड्रेसिंग मोड। अब कौन सा ऐसा एड्रेसिंग मोड है जिसमें एक वैल्यू आप 20 इंस्ट्रक्शन से उठाते हो, जो इंस्ट्रक्शन में एज इट इज दे रखा है, और एक रजिस्टर R2 एक रजिस्टर से उठाते हो? कौन सा ऐसा एड्रेसिंग मोड है जिसमें आप एक वैल्यू इंस्ट्रक्शन से उठाते हो, एक रजिस्टर से उठाते हो, दोनों को ऐड करते हो, तब जाके इफेक्टिव एड्रेस मिलता है, ऑपरेंड नहीं, इफेक्टिव एड्रेस। तो देखते हैं इमीडिएट मोड। इमीडिएट मोड में भैया एडिशन की जरूरत नहीं पड़ती, ये गया। रजिस्टर एड्रेसिंग, रजिस्टर एड्रेसिंग में ऑपरेंड रजिस्टर से मिलता है, मेमोरी से नहीं, ये भी गया। रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, इंस्ट्रक्शन में रजिस्टर मिलता है, रजिस्टर में ऑपरेंड का एड्रेस मिलता है। एडिशन यहां भी नहीं होता है, एडिशन कहां होता है? इंडेक्स्ड मोड में। ये ट्रू है। कैसे सर? इसलिए क्योंकि ये जो 20 है ये है बेस एड्रेस, और ये जो R2 दे रखा है ये है इंडेक्स रजिस्टर, जिसका कंटेंट हम बेस एड्रेस में ऐड करते हैं तो हमें इफेक्टिव एड्रेस मिलता है। ऑप्शन कौन सा सही है? डी सही है। ठीक है, कुछ लोगों ने आंसर दिया भी, बट ये आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। आया समझ में? अंडरस्टूड? चलिए ये देखो, अगला प्रश्न ये रहा। ये इसरो के एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं। हाँ, बी और बी दो आंसर आए। देखो ये क्वेश्चंस बहुत आसान है। टू वे सेट एसोसिएटिव कैश unit with a capacity of 16 kilobyte is built using a block size of 8 words. word में दे रखा है, word length is 32 bits, physical address space is 4 GB। 4 GB मतलब यहां पे दे रखा है मेन मेमोरी 4 GB का, वो भी बाइट एड्रेसेबल बाय डिफॉल्ट। नंबर ऑफ बिट्स इन टैग एंड सेट फील्ड आर। अब देखो आपको ना ये वर्ड और एटसेट्रा में तो फंसने का ही नहीं है। अगर आप नहीं फंसना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, फंसना भी चाहते हो फंसना तो पड़ेगा, खाली टैग से काम नहीं चलेगा। तो पहले तो आपको ब्लॉक का साइज निकालना पड़ेगा बाइट में। ब्लॉक का साइज बाइट में निकालो तो ब्लॉक साइज कितना है? 8 वर्ड्स का है ना। और हर एक वर्ड कितनी बाइट का है? 32 बिट मतलब 4 बाइट का। तो हर एक वर्ड अगर 4 बाइट का है तो 8 इंटू 4 बाइट्स कितना हो गया? 32 बाइट्स। यहां पे मेन मेमोरी साइज 4 GB दे रखा है, तो आपको 4 GB के अकॉर्डिंग 2 पावर 32 बाइट्स, यहां से एड्रेस निकल जाएगा मेन मेमोरी का 32 बिट्स का। अब आप मेन मेमोरी का एड्रेस फॉर्मेट बना लो। सबको पता है एड्रेस फॉर्मेट कैसा होता है ना। मेन मेमोरी का एड्रेस फॉर्मेट 32 बिट्स का आएगा। उसमें 3 चीजें होती हैं, टैग, सेट ऑफसेट क्योंकि सेट एसोसिएटिव है इसलिए, और बाइट। ब्लॉक में
32 बाइट है तो 5 बिट तो यहां बाइट ऑफसेट के लिए लग गई, और सेट नंबर ऑफ सेट्स निकालने पड़ेंगे। तो आप एक काम करो, ये दोनों फील्ड को लिख दो, लॉग ऑफ कैश साइज माइनस लॉग ऑफ एसोसिएटिविटी। कैश का साइज कितना, 16 किलोबाइट। 16 किलोबाइट मतलब 2 की पावर कितना, 16 इज 2 की पावर 4, किलो इज 2 की पावर 10, हो जाएगा 2 पावर 14। हो गया, तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ 2 पावर 14 माइनस लॉग ऑफ एसोसिएटिविटी। क्या है एसोसिएटिविटी, टू वे मींस 2। तो 14 माइनस 1 13 बिट्स। 13 में से 5 तो ये बाइट के लिए चली गई, बची कितनी 8। 32 में से 13 गया तो 19 बचेगा, 19। तो 19 और 8 आंसर आना चाहिए यहां पे, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगर आप इसको डायरेक्टली नहीं करना चाहते, इनडायरेक्टली करना चाहते हो, तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकालो कैश मेमोरी में। नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन कैश कैसे निकालेंगे, कैश का साइज 16 किलोबाइट डिवाइड बाय ब्लॉक का साइज 32 बाइट, 2 पावर 14 डिवाइड बाय 2 पावर 5, आंसर इज 2 पावर 9। अब नंबर ऑफ सेट्स निकाल लो, नंबर ऑफ सेट्स इन कैश निकालोगे तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ ब्लॉक्स 2 पावर 9 डिवाइड बाय एसोसिएटिविटी 2 पावर 8, इसलिए 8 बिट्स यहां पे सेट ऑफसेट। पर इतना क्यों करें जब हमें शॉर्टकट पता है। चलो अगला प्रश्न देखो, ये तो बहुत इजी है यार, ये बच्चों जैसा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, कंप्यूटर विथ 32 बिट वर्ड साइज यूजेस 2 कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन फॉर द नंबर्स, द रेंज ऑफ रिप्रेजेंट इंटीजर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इज। 32 के लिए पहले तो एक बिट कम कर दो ताकि क्या मिले आपको, साइन हट जाए। अब मिलेगा आपको माइनस का तो 2 पावर 31, बट प्लस का मिलेगा 2 पावर 31 माइनस 1, ये रेंज आएगी आपकी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ठीक लग रहा है, सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये भी 2017 का ही क्वेश्चन था। अब ये हमने गेट में देखा कुछ दिन पहले, ये हमने गेट में देखा था कुछ दिन पहले, गेट में भी आया है, इसमें भी आया है। बोलो भाई आंसर बोलो, डी 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 डी। Following pipeline CPU, for a pipeline CPU with a single ALU, consider the following. J plus first instruction uses result of jth instruction as operand. ये है डेटा डिपेंडेंसी, है पता है, सबको पता है। फिर कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन, ब्रांच की प्रॉब्लम, द J and J plus first instruction requires ALU at the same time, ये है स्ट्रक्चरल या रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट। Which one of the above case causes a hazard, तीनों ही hazard है, ऑल ऑप्शंस करेक्ट, डी।
गेट का क्वेश्चन एज इट इज कॉपीड, सेम टू सेम। ये भी गेट का क्वेश्चन, सेम टू सेम कॉपीड रे, सेम एज इट इज, कोई डिफरेंस नहीं। आया आंसर? नहीं। In designing computers cache, the block size is an important parameter. Which of the following statement is correct in the context? Smaller block size implies or incurs lower cache miss penalty. अगर छोटा है ब्लॉक का साइज तो मिस पेनल्टी कम लगेगी। मिस पेनल्टी क्या है? किसी लड़की का नाम है? नहीं। मिस पेनल्टी का मतलब होता है जब मिस होता है कैश मेमोरी में तब कितना टाइम लगेगा कि ब्लॉक जो है, जो मिस्ड ब्लॉक है, वो मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में आए। ये एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है सीपीयू को जब मिस होता है तब, ताकि आगे आने वाले जो हिट हैं या आगे आने वाले रेफरेंसेस हैं उनके लिए हिट हो जाए। ऐसा हम क्या करते हैं, इंटरप्रीट करते हैं, ऐसा हम आगे से ऐसा अंदाजा लगाते हैं, राइट? तो यहां पे क्या हुआ है, मिस पेनल्टी का टाइम कम लगेगा, ब्लॉक साइज छोटा है, तो ऑफ कोर्स ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, तो ये ट्रू है। स्मॉलर ब्लॉक साइज इंप्लाइज बेटर स्पेशियल लोकेलिटी, नहीं, स्पेशल लोकेलिटी के लिए ब्लॉक साइज बड़ा चाहिए, ताकि अगर हमें ज्यादा कांस्टेंट या कंटिन्यूअस इस एड्रेस के बाद आगे आने वाले एड्रेसेस भी एक्सेस हों तो एक ही ब्लॉक में वो सारे एड्रेस आ जाएं, क्योंकि ब्लॉक साइज बड़ा है। तो स्मॉलर ब्लॉक साइज इंप्लाइज स्मॉलर कैश टैग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्लॉक का साइज छोटा है तो टैग, कैश का टैग बड़ा होगा या छोटा होगा हमें नहीं पता। कुछ ऐसी मैपिंग है जहां पे ब्लॉक की साइज पे डिपेंड ही नहीं करता है कि टैग कैसा है। टैग का साइज ब्लॉक की साइज से इंडिपेंडेंट रहता है, किसमें? डायरेक्ट मैपिंग और सेट एसोसिएटिव में। तो ये भी गया। स्मॉलर ब्लॉक इंप्लॉइज लोअर कैश हिट टाइम, ऐसा भी नहीं है कि हिट टाइम कम लगेगा, ऐसा भी कोई नहीं है। तो ऑप्शन ए इज ट्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ये क्वेश्चन नया है सर। 8086 80 से 85 की प्रिपरेशन कहां से करें? इसरो में काफी क्वेश्चन आए हैं और समझ भी नहीं आ रहे हैं। इनके लिए लेक्चर प्रोग्राम कीजिए। देखिए, मैं लेक्चर तो नहीं दूंगा और आप लोगों को एक रेफरेंस दे सकता हूं। रेफरेंस जो है वो कुछ आचार्य सर के हैं, रेफरेंसेस आउटसाइड द अनअकैडमी, एक बार चेक कर लीजिए। करिए, सॉल्व कीजिए इसको। IEEE 754 सिंगल प्रिसीजन रिप्रेजेंटेशन का नंबर है ये। BBD। चलो देखते हैं। पहले तो ये नंबर जो 0x है, 0x का मतलब है कि ये हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, C और बहुत सारे जीरो। तो पहले इसको बाइनरी में लिख लेते हैं, C 1100, ये होता है C। फिर है हमारे पास ढेर सारे जीरो, 32 बिट बना दो। अब जिन्होंने IEEE रिप्रेजेंटेशन पढ़ा है वो बच्चा समझ सकता है कि इसे आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना होता है। सबसे पहले आएगा ये है साइन 1 बिट का, फिर 8 बिट्स 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 इतनी आएंगी
एक्सपोनेंट के लिए और बचा है मेंटिसा। हम चेक करेंगे कि क्या एक्सपोनेंट सारे जीरो या सारे वन है, नहीं है। आप देख सकते हो, एक सारे जीरो है, नहीं है, सारे वन है, नहीं है, मतलब कि ये जो एक्सपोनेंट है ये स्पेशल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये नॉर्मल नंबर है। नॉर्मल मतलब इंप्लिसिटली नॉर्मलाइज्ड नंबर। अब इंप्लिसिटली नॉर्मलाइज्ड नंबर कैसे लिखते हो? साइन वन मतलब माइनस का, फिर आएगा वन पॉइंट मेंटिसा जीरो इंटू टू की पावर कैपिटल ई माइनस बायस 127। अब कैपिटल ई है क्या? कैपिटल ई जो है वो है वन और ऑल जीरोस, ये है 128। क्या है ये? 128। तो टू की पावर 128 माइनस बायस 127, टू की पावर वन, तो ये आ जाएगा वन इंटू टू की पावर वन कितना होता है? टू की पावर वन कितना होता है? टू माइनस का 2.0। सो दिस रिप्रेजेंट्स माइनस का 2.0। ऑप्शन डी इज करेक्ट। बी कहां से, बी कहां से आया तुम्हारा आंसर? तुम लोगों का आंसर बी कहां से आया रे? आंसर बी कहां से आया? डी आंसर है। तुम्हारा आंसर बी कैसे आया था? मल्टीप्लाई बाय टू करना भूल गए, टू की पावर वन को टू की जगह वन लिख दिया। वाह। चलिए एनीवे अगला प्रश्न, नहीं ये अगला प्रश्न यहां देख लेते हैं। ये भी काइंड ऑफ क्वेश्चन है जो हमने देखा है। देखो जरा, ये तो बहुत इजी है यार। बोलिए बोलिए इसका आंसर। लोगों का आंसर आ रहा है बी 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 बी। ठीक है। हाउ मेनी 128 क्रॉस 8 बिट रैम चिप्स आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन 32 के क्रॉस 32 बिट्स रैम? तो आप लिखोगे 32 के क्रॉस 32 बिट्स डिवाइडेड बाय 128 क्रॉस 8। अब डिवीजन में इसका डिवीजन किया तो यहां से तो आ गया 4, ये है 2 की पावर 15 डिवाइड बाय 2 की पावर 7, 2 की पावर 8 और आ गया, 2 की पावर 8 इंटू 4 2 की पावर 10 आ रहा है, विच इज 1024। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, काफी सारे लोगों ने आंसर करेक्ट भी दिया, बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। कैश मेमोरी का बहुत इजी सा प्रश्न है और ये बनना चाहिए, बहुत अच्छे से बनना चाहिए। एवरेज एक्सेस टाइम, मेमोरी के लिए एवरेज एक्सेस टाइम कितना होगा? क्वेश्चन है।
कैश मेमोरी नीड्स एन एक्सेस टाइम ऑफ 30 नैनोसेकेंड, तो कैश मेमोरी का एक्सेस टाइम TCM दे रखा है 30 नैनोसेकेंड, और मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम 150 नैनोसेकेंड, TMM दे रखा है 150 नैनोसेकेंड, और व्हाट इज द एवरेज एक्सेस टाइम इफ हिट रेशियो 80%, हिट रेशियो 80%। अब यहां पे कायदे से तो साइमल्टेनियस एक्सेस लगना चाहिए, तो लगाओ। साइमल्टेनियस एक्सेस में टी एवरेज का फॉर्मूला जो होता है वो होता है इक्वल टू, जब हिट है तब लगेगा आपको 30 नैनोसेकेंड, जब मिस है 20% टाइम तो लगेगा 150 नैनोसेकेंड। 30 का 80% हो जाएगा 24, प्लस 150 का 20% हो जाएगा 30, 54 नैनोसेकेंड। बट ये ऑप्शन कहीं मैच नहीं कर रहा, कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। 60 इज द नियरेस्ट वन। तो आप एक काम करो, साइमल्टेनियस फॉर्मूला नहीं लगाते हुए आप हायरार्किकल का फॉर्मूला लगा दो, हायरार्किकल का फॉर्मूला लगा दो। अगर आप हायरार्किकल का लगाएंगे तो कहीं ना कहीं मैचिंग हो जाएगी। एंड डोंट वरी, आपको दोनों फॉर्मूला वाले ऑप्शन मैच नहीं होंगे। तो आप हायरार्किकल का लगाएंगे तो आंसर आएगा, जब 0.8 है तो 30 और 0.2 है तो 30 प्लस 150, 24 प्लस 36, 60 नैनोसेकेंड। अब न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है? 180 का 20% हो जाएगा 36। कैसे निकालना है ये आप आराम से निकाल सकते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 60 नैनोसेकेंड। चलिए, तो हो गए सीओए के सारे क्वेश्चन खत्म जो हम सॉल्व करना चाहते थे। मैं फिर से रीइटरेट कर दूं आप लोगों को कि अगर आपका कॉलेज 50 NIRF कॉलेजेस में से है, या आप गेट ड्रॉपर हो, या आप गेट की एग्जाम पहले लुक चुके हो और आपको ठीक ठाक मार्क्स आए हैं, या फिर आप कॉलेज के टॉपर हो अपने, तो आप ये कोड स्कैन करो और आपको मिलेगा डिस्काउंट अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए। कितना? अप टू 100% बेस्ड ऑन दीज क्राइटेरियाज। ये स्कैन करो, फॉर्म फिलअप करो। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको डिटेल मांगी जाएगी, वो डिटेल अच्छे से फिलअप करिएगा। आपको अनअकैडमी की तरफ से कॉल आएगा और आपको एलिजिबिलिटी बताई जाएगी कि आपको कितना परसेंट डिस्काउंट मिल सकता है। और साथ ही साथ अगर आप डिस्काउंट पाते हैं आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो उसके बाद भी आपको ऑप्शन होगा कि आप मेरा रेफरेंस भी लगा सकते हैं ताकि आपको मेरा पर्सनल गाइडेंस मिल जाए। तो ये रेफरेंस लगा के आप लोग और ज्यादा ऑफर्स, दूसरी चीजों को भी अनलॉक कर सकते हैं विद 10 कोड लगा के। इसके अलावा जो आपको डिस्काउंट मिलेगा उसके अलावा। चलिए, तो इसके बाद हम ओएस के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। यहां पे क्रैश कोर्स जो मॉर्निंग में चल रहा है वो कंटिन्यू रहेगा। हम सीपीयू शेड्यूलिंग के क्वेश्चंस कल से सॉल्व करना शुरू कर देंगे इवनिंग में। गेट के वो क्वेश्चन जो कि आ सकते हैं। अगर कोई डायरेक्टली अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो उसको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कोड लगाएंगे VDEEP10 और डिस्काउंट के साथ मेरा पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगा। अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं ये कोड के साथ मुझे इन्फॉर्म कीजिए, आई विल हेल्प यू आउट कि कैसे आप अपने सब्सक्रिप्शन प्लान को यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे और अपनी प्रिपरेशन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करिएगा। अगर आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे हैं तो डेडिकेशन हेड्स के थ्रू अपना रिव्यू कोर्सेस और टीचर के बारे में आप दे सकते हैं। डेफिनेटली दीजिएगा जरूर, ताकि आपको और ज्यादा आइडिया होगा कि कैसे आप अपने आप के रिव्यूज को टीचर्स तक पहुंचा सकते हैं। और टीचर्स को डेफिनेटली बहुत फायदा होता है जब उन्हें डेडिकेशन हेड्स मिलते हैं, क्योंकि दैट इज द मोटिवेशन फॉर अस, जो हमें और अच्छा करने को मोटिवेट करते हैं। अगर आप YouTube पे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना। मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।